हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं स्टेट टीजीटी साइंस के पीवाईक्यू सोल्व करवाने वाली हूँ। ये एग्ज़ाम 31 जुलाई 2025 को हुआ है अभी, और इसमें सिर्फ मैं बायोलॉजी के क्वेश्चंस करवाऊँगी। मुझे कमेंट में मिला था, एक स्टूडेंट ने शायद कमेंट किया था कि जो स्टेट टीजीटी साइंस का है वो उसका बायोलॉजी का पोर्शन करवा दो। तो मैं आज इसको करवाने वाली हूँ। और इससे पहले मैं बता दूं कि मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में ही एस्टेट टीजीटी साइंस एंड एज वेल एज पीजीटी बायोलॉजी क्लियर है। तो आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँगी। तो चलिए देखते हैं। तो 90 से 150 तक हमारे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आते हैं और 90 तक हमारा जनरल पेपर होता है, और इसमें सिर्फ बायोलॉजी के क्वेश्चंस मैं करने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ रिंगवॉर्म। पहले समझो रिंगवॉर्म होते क्या है। रिंगवॉर्म पैचेस लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो आपकी स्किन पे, हेयर्स पे, स्कैल्प पे दिखाई पड़ते हैं, और वो बहुत ईची भी होते हैं। ठीक है, उसमें आपको बहुत खुजली लगती है, और वो फंजाई की वजह से होती हैं। ठीक है, जो रिंगवॉर्म होते हैं वो फंजाई की वजह से होते हैं, और बहुत आप में से बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते होंगे। बहुत ही कॉमन डिजीज़ है जो कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से फैलता है। यानी किसी को रिंगवॉर्म है तो आप अगर उसके कपड़े वगैरह टच करते हो, शूज़ वगैरह से फैल सकता है, मतलब डायरेक्ट टच से फैलता है। और एक और बात, इसमें रिंग वोम, इसमें वोम ज़रूर आया है, लेकिन ये वोम से नहीं फैलता है। जैसे कि मैंने पहले बताया, ये फंजाई से होता है। ठीक है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शंस हैं। आप रीड करो और इसका आंसर सोचो कि क्या हो सकता है, उसके बाद मैं इसका आंसर बताऊंगी। तो पहला ऑप्शन है माइक्रोस्पोरम, फिर है ट्राइकोफाइटोन, फिर है इपीडर्मोफाइटोन, और फोर्थ है मैक्रोस्पोरम। तो जो फंजाई है जिनकी वजह से रिंगवॉर्म होता है वो फर्स्ट थर्ड ऑप्शंस हैं, जो है कि माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन एंड इपीडर्मोफाइटोन। जो ये मैक्रोस्पोरम है ये ही अपना आंसर है, क्योंकि ये पूछ रखा है कि कौन सा पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म नहीं है, तो मैक्रोस्पोरम नहीं है। और पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लग रहा है कि ये सारा पेपर ही 11th-12th की एनसीईआरटी से है। ये जो अपनी एनसीईआरटी में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का चैप्टर है उसमें बिल्कुल स्पष्ट लाइंस में ये दे रखा है। और ये जो है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब ये याद करने का है, इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये आप याद कर लेना कि रिंगवॉर्म कौन से जो है फंजाई से होता है। तो ये तीनों का नाम आप याद कर लेना। अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, इसमें मैंने आंसर भी साथ के साथ मेंशन किए हैं। अब फिर है, व्हाट डज बायोप्रोस्पेक्टिंग रेफर्स टू। बायोप्रोस्पेक्टिंग एक टर्म है, उसका क्या मतलब है। तो पहला ऑप्शन है एक्सप्लोरिंग बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी फॉर न्यू कमर्शियल प्रोडक्ट्स, यही अपना आंसर है। तो जैसे बायोप्रोस्पेक्टिंग मतलब हम कोई माइक्रोब या फिर एनिमल या फिर प्लांट स्पीसीज़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं जिसको हम कमर्शियली यूज़ कर सकें। फॉर एग्जांपल जैसे पेनिसिलियम है, ठीक है, ये एक फंजाई है, इससे हमें पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक मिलती है। ठीक है, तो हम ऐसे प्लांट्स वगैरह कोई एनिमल स्पीसीज़, माइक्रो स्पीसीज़ को मतलब डिस्कवर कर रहे हैं, एक तरह से सिस्टमेटिक रिसर्च कर रहे हैं ताकि हम उसका बेनिफिट ले सकें। ठीक है, कई माइक्रोब्स ऐसे हैं, कई बैक्टीरिया ऐसे जिनसे हमें एंटीबायोटिक्स मिलती हैं, कई प्लांट्स ऐसे हैं जो हमारे फूड के लिए भी इम्पोर्टेंट है और उनसे हम मेडिसिन्स भी ले सकते हैं। तो ऐसे एक्सप्लोर करना, ऐसे रिसर्च करना सभी जो प्लांट्स वगैरह की स्पीसीज़ हैं, ताकि हम उसका कमर्शियल यूज़ कर सकें। तो इस चीज़ को बोलते हैं बायोप्रोस्पेक्टिंग। और इससे सिमिलर टर्म है एक बायोपायरेसी, उससे इसको कंफ्यूज मत करना। ठीक है, बायोपायरेसी का मतलब है जैसे किसी अदर कंट्री की उससे बिना किसी परमिशन के उसके रिसोर्सेज को यूज़ करना। ठीक है, उसके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना, ऐसे को बोलते हैं बायोपायरेसी। जैसे कई विदेशों में, अपने एनसीईआरटी का ही बिल्कुल स्टेटमेंट है ये, जैसे कई अदर्स कंट्री हैं जो उन्होंने अपने राइस की ऊपर पेटेंट ले रखा है, लेकिन वो राइस वैरायटी है इंडिया की। ठीक है, तो लेकिन उन्होंने पेटेंट ले रखा है, तो ये बायोपायरेसी का एग्जाम्पल है।
यानी हमारे देश की जो भी डाइवर्सिटी है, जो भी रिसोर्सिस है, उसको अदर कंट्री यूज़ कर रही है, ठीक है, उसको एक्सप्लॉइट कर रही है। तो इसी को बोलते हैं बायोपायरेसी। और बायो प्रोस्पेक्टिंग मैंने अभी समझा दिया, ये फर्स्ट ऑप्शन आंसर है। अदर ऑप्शंस भी हम एनालाइज कर लेते हैं। सेकंड ऑप्शन है कंजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज। ये तो भाई बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का एग्जांपल है, ये बायो प्रोस्पेक्टिंग का थोड़ी ना है। जैसे एक्स सीटू कंजर्वेशन, इन सीटू कंजर्वेशन, जिसमें नेशनल पार्क्स वगैरह आते हैं, तो ये इंडेंजर्ड स्पीसीज को कंजर्व करने की एक टेक्निक है, ठीक है। थर्ड है जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑफ प्लांट्स। ये प्लांट जेनेटिक इंजीनियरिंग का एग्जांपल है। जैसे बीटी कॉटन वगैरह बनाते हैं ना, वो डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट्स वगैरह होते हैं, तो वो इसका एग्जांपल है। फोर्थ है स्टडिंग इकोलॉजिकल सिस्टम। ये तो इकोलॉजी का चैप्टर है, से क्वेश्चन है, तो ये तो इसको तो इकोलॉजी कहते हैं, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन था उसमें बायो प्रोस्पेक्टिंग पूछ रखी है, जिसका आंसर फर्स्ट आएगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर है, और पीडीएफ से रिवाइज कर लेना, बिल्कुल अच्छे से जो है आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट है द रीजन ऑफ द वर्टिब्रेट आई फ्रॉम वेयर द ऑप्टिक नर्व पासिस आउट ऑफ रेटिना इज कॉल्ड, ठीक है। जहाँ से ऑप्टिक नर्व्स निकलती हैं उस स्पॉट को क्या बोलते हैं, तो भाई उसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है। इसको ब्लाइंड स्पॉट इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई भी रोड्स कोन्स जो अपनी विजुअल में हेल्प करती, जो अपने विजन में हेल्प करती हैं, ऐसी सेल्स होती हैं कोन्स एंड रोड्स सेल्स। तो इस स्पॉट पर ना तो कोन्स पाई जाती हैं, ना ही रोड्स पाई जाती हैं, इसीलिए इस स्पॉट को ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। और थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो कोन्स होती हैं ना, वो हमारे डे विजन में हेल्प करती हैं, यानी दिन में हमें देखने में हेल्प करती हैं, लाइट विजन में हेल्प करती हैं। और जो रोड्स होती हैं वो हमारा नाइट विजन में हेल्प करती है। नाइट यानी रात में हमें जो सब कुछ ग्रे ग्रे दिखता है ना अंधेरे में, तो रोड्स हेल्प कर रही होती हैं हमें उसमें देखने के लिए, ठीक है। और फोविया, आइरिस, ये सभी आई का पार्ट है। और ऑप्टिक चियास्मा, ये ना जैसे ऑप्टिक नर्व्स निकलती है ना, वो एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर बनाती हैं। जैसे लेफ्ट साइड का विज़न हमारे राइट हेमिस्फीयर में एनालाइज होता है, और राइट साइड का विज़न हमारे लेफ्ट हेमिस्फीयर, जो ब्रेन का हेमिस्फीयर होते हैं ना, उसमें एनालाइज होता है। तो उसमें एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर बन जाती है, उसको ऑप्टिक चियास्मा बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अपने से पूछ रखा है कि जहाँ से ऑप्टिक नर्व्स पास होती हैं रेटिना का, वो उस जगह को क्या बोलते हैं, तो इसका आंसर आएगा ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है। आई थिंक मेरा जो है आपको ये क्वेश्चन क्लियर है। और एक और बात, जो सेंसरी ऑर्गन है आई एंड ईयर से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मैंने अभी पीजीटी का भी एग्ज़ाम सोल्व कराया है इसी चैनल पे, तो उसमें भी आई से ही क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। और भी मैंने सोल्व कराए हैं एग्ज़ाम, तो आई से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो अपना जो सेंसरी ऑर्गन है आई, उसको अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। तो ये मैं साथ ही साथ आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी बताती हुई चल रही हूँ। जैसे फंजाई से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, आई से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया से क्वेश्चन आ रहे हैं, पीजीटी में भी अभी देखने को मिला था। तो ये जो मैं साथ ही साथ टॉपिक बताती चल रही हूँ ना, अपना नोट कर लेना। और ये जो नवंबर 2025 में स्टार्ट होने वाला है, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, द हॉर्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवुलेशन। जो हॉर्मोन ओवुलेशन के लिए एग रिलीज होता है ना फीमेल में हर मंथ, उस ओवुलेशन बोलते हैं उस प्रोसेस को। और ओवुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसको LH बोलते हैं, ठीक है। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ही ओवुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो 28 डेज का जो पीरियड होता है, टाइम पीरियड होता है, ठीक है। तो उसमें बीच में 14th डे के आसपास LH सर्च आता है, LH सर्च, जिसमें LH हार्मोन पीक पर होता है, ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। और वही हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है ओवुलेशन के लिए, ठीक है। बाकी हार्मोन्स भी देख लेते हैं। एस्ट्रोजन एक फीमेल हार्मोन है, जो फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करने में हेल्प करता है। सेकंड हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन एक प्रेगनेंसी हार्मोन है, जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। और यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम है, जहाँ पर इम्प्लांटेशन होना है, ठीक है, तो उस लेयर को कॉम्पिटेंट बनाता है ताकि वो इम्प्लांटेशन कर सके। तो कुल मिलाकर जो प्रोजेस्टेरोन है वो एक प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। एंड फोर्थ है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन।
FSH। तो FSH फोलिकल वगैरह के डेवलपमेंट में हेल्प करता है और ये मेल एंड फीमेल दोनों में होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जया एंड रत्ना आर वेराइटीज ऑफ। जया और रत्ना वेराइटीज़ किसकी हैं? राइस की। जो अपना NCERT का चैप्टर है ना, फूड इन्हांसमेंट, स्ट्रेटजी ऑफ फूड इन्हांसमेंट, उससे ये डायरेक्ट क्वेश्चन लिए गए हैं। और मैं DSSB की तैयारी कर रही थी इससे पहले, HTET से पहले, तो मेरा ये पूरा जो है NCERT मैंने कई बार रिवाइज कर ली थी। तो पता नहीं मुझे ही ये जो पेपर है वो आसान लग रहा है या फिर सच में ही सभी को ही आसान लग रहा है। तो भाई मैंने NCERT बहुत बार रिवाइज़ की थी। अगर मेरे से कोई स्ट्रेटजी पूछे ना कि फ़र्स्ट टाइम में कैसे क्लियर किया है स्टेट आपने TGT एंड PGT, तो मेरा यही जवाब होगा कि भैया अपनी NCERT को मत छोड़ो, उसको बार बार रिवाइज़ करो, ठीक है। और जया और रत्ना राइस की जो है वैरायटीज़ हैं, उसमें सभी वैरायटीज़ टेबल्स में मेंशन कर रखी हैं जो अपना NCERT का चैप्टर है। हालांकि नई NCERT जो है ना, उसमें ये चैप्टर एक्सक्लूड कर दिया गया, अब उसमें वो नहीं है। तो किसी के पास अगर पुरानी NCERT है तो वहाँ से अरेंज कर लेना और अपना ये जो है याद कर लेना, ठीक है। और वीट की भी दे रखी है, जैसे सोनालिका वगैरह है, ये वीट की वैरायटीज़ है। मेज़, काउपी, सभी की वैरायटीज़ दे रखी है। और ये जो है कॉन्सेप्ट की बात नहीं है, ये जो है सभी चीज़ें याद करने की हैं। तो आप जब इसको बार बार रिवाइज करोगे ना, तभी आपको ये याद होंगी। और पूरा मेरे को लग रहा है बायोलॉजी का पूरा ही पेपर जो है मेमोरी बेस्ड बना रखा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच टाइप ऑफ जॉइंट इज़ फाउंड बिटवीन द बोन्स ऑफ स्कल। तो स्कल के बीच में फाइब्रस जॉइंट पाए जाते हैं। फाइब्रस जॉइंट में क्या होता है, बिल्कुल ही ना के बराबर मूवमेंट होती है या फिर मूवमेंट होती ही नहीं है, ठीक है। जो अपने स्कल यानी खोपड़ी के जो जॉइंट है ना, उसको फाइब्रस जॉइंट बोलते हैं, ठीक है। और ये भी बिल्कुल NCERT में से छाप रखा है। सभी जो जॉइंट के बारे में पढ़ लेते हैं और उनके एग्जांपल बता देती हूँ। जो हिंज जॉइंट है ना, जैसे अपने कोहनी का जॉइंट, अपना घुटने का जॉइंट, ये सिर्फ एक तरफ ही मूवमेंट जो है शो करती हैं। ये ऐसे जॉइंट जो सिर्फ एक ही तरफ मूवमेंट शो करते हैं, वो जॉइंट हिंज जॉइंट होते हैं। जैसे अपनी कोई मूवमेंट कराते तो वो भी एक तरफ हो रही है, अपने कोहनी की मूवमेंट करा रहे हैं वो भी एक तरफ हो रही है। कोई आप में से ऐसा तो नहीं है ना जो अपने कोहनी को पीछे की तरफ मोड़ रहा है, उसकी मुड़ रही है। तो भाई अपना सिर्फ जो नी एंड एल्बो हैं, इनकी एक ही तरफ मूवमेंट होती है, ठीक है। जो पाइवोट जॉइंट है, ये अपनी गर्दन में यानी जो नेक में है ना, नेक में पाया जाता है, ठीक है। जो हम ये नेक में येस एंड नो मूवमेंट कर पा रहे हैं, ठीक है, तो ये पाइवोट जॉइंट की वजह से कर पा रहे हैं। तो ये अपना नेक में पाई जाती हैं। फोर्थ ऑप्शन है कार्टिलेजिनस जॉइंट। तो कार्टिलेजिनस जॉइंट में कार्टिलेजिस पाए जाते हैं और इसमें बहुत कम मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है, ठीक है। जैसे अपने डिस्क की जो जो बैक में अपने डिस्क है ना, उनमें अपन जो जॉइंट वो देखते हैं वो कार्टिलेजिनस जॉइंट है, ठीक है। तो भाई ये 11th एंड 12th NCERT से लग रहा है मेरे को पूरा पेपर ये। और आप देख रहे हैं मेरा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं है। सिर्फ जो लास्ट में एक क्वेश्चन मैं वो बताऊंगी, उसमें थोड़ा मेरे को कन्फ्यूज़न था, सिर्फ वही जो है मेरा गलत है। अदरवाइज़ बायोलॉजी का मेरा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं है। तो आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं कि मैं आपको कुछ अच्छा ही गाइड करूँगी और आपकी तैयारी में थोड़ी हेल्प ही करूँगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यूकर इज़ एसोसिएटेड विद। म्यूकर किसका एग्जाम्पल है? तो भाई ये फंजाई से क्वेश्चन है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि फंजाई, साइनोबैक्टीरिया, सेंसरी ऑर्गन में आई, ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। तो फंजाई से फिर से क्वेश्चन आ गया। उससे पहले फंजाई का जो डिजीज़ था, रिंगवॉर्म वाला डिजीज़ था, वो आया हुआ था इसी वीडियो में मैंने जैसे पहले बताया। तो भाई म्यूकर एग्जाम्पल है फाइकोमाइसिटीज़ का। और ये जो बाकी सभी आप ऑप्शंस देख पा रहे हैं, जैसे एस्कोमाइसिटीज़, बेसिडियोमाइसिटीज़, ड्यूटेरोमाइसिटीज़, ये सभी फंजाई की क्लासेस हैं, ठीक है, फंजाई की क्लास हैं ये। और म्यूकर फाइकोमाइसिटीज़ का एग्जाम्पल है और NCERT में बिल्कुल अच्छे से मेंशन किया है। एक भी क्वेश्चन NCERT से बाहर नहीं है। एस्कोमाइसिटीज़ को सैक फंजाई बोलते हैं, यीस्ट वगैरह आते हैं इसमें, यीस्ट वगैरह इसका एग्जाम्पल है। बेसिडियोमाइसिटीज़ में जैसे जो हम फंजाई जो हम ये खाते हैं ना, एडिबल फंजाई, मेरे को अभी नाम, अगैरिकस वगैरह, हाँ, ये जो होते हैं
ये बेसिडियोमाइसिटीज़ के जो है एग्जाम्पल है। ड्यूटेरोमाइसिटीज़ में जैसे ट्राइकोडर्मा है ना, वो ड्यूटेरोमाइसिटीज़ का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये सभी फंजाई की क्लासेस है और सिर्फ इनका एग्जाम्पल पूछ रखा है, ज़्यादा डीप में नहीं पूछ रखा है कुछ भी, सिर्फ आपको रिवाइज करनी है। जो एनसीईआरटी में दे रखा है उससे बाहर नहीं पढ़ना है कुछ भी, कहीं आप सब कुछ ही रिवाइज करने लग जाओ। अपना जो है 60 में से 20 क्वेश्चन अपने बायोलॉजी के आते हैं और सिर्फ एनसीईआरटी काफ़ी है आपके लिए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। तो भाई कौन सा करेक्टली मैच नहीं है वो अपने को बताना है। पहला है मेथेनोजन, वो आर्की बैक्टीरिया के, ये बिल्कुल सही बात है। जो आर्की बैक्टीरिया के एग्जाम्पल है वो मेथेनोजन्स भी हैं। आर्की बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि ना एक्सट्रीम कंडीशंस को टॉलरेट कर सकते हैं, जैसे हाई टेम्परेचर, हाई सॉल्ट कंडीशंस, ऐसे टेम्परेचर को और ऐसी एक्सट्रीम कंडीशंस को ये टॉलरेट कर पाते हैं और इनको आर्की बैक्टीरिया बोलते हैं। इसका एक और क्वेश्चन कॉमन है कि इसका सेल वॉल कंपोजिशन पूछा जाता है कि इसकी सेल वॉल किससे बनी होती है। तो आप मुझे कमेंट्स में बताना कि आर्की बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे बनी होती है, ठीक है। सेकंड है नोस्टोक, ये यू बैक्टीरिया का एग्जाम्पल, बिल्कुल सही बात है। नोस्टोक एक साइनोबैक्टीरिया है जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोला जाता है और इनको यू बैक्टीरिया भी बोला जाता है, ठीक है। अभी मैं जैसे बैक टू बैक PYQ सोल्व करा रही हूँ ना, तो मुझे पता लग रहा है कि भाई कुछ ऐसे टॉपिक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें TGT एंड PGT सभी में जो है क्वेश्चंस पूछ रखे हैं, ठीक है। एक दिन मैं अभी जो कुछ एक PYQ और सोल्व करा देती हूँ, उसी के बाद मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट लेके आऊँगी, ठीक है। अभी मैं थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा तो लगा पा रही हूँ कि कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कुछ और PYQ कुछ ईयर्स के और सोल्व करवा दूंगी, उसके बाद मैं बिल्कुल श्योर हो जाऊंगी और फिर जो है आपके लिए लिस्ट लेके आऊँगी। तो आप चैनल के साथ बने रहें, ठीक है। तो नोस्टोक बाई यू बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है यूग्लिनोइड्स, ये प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल है। जो यूग्लिना होती है ना, वो प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल है। फिर है स्पोरोजोआन, स्पोरोजोआन के आगे फंजाई लिख रखा है, फंजाई का थोड़ी ना एग्जाम्पल स्पोरोजोआन, ये तो भाई प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल है, ठीक है। स्पोरोजोआन जो मलेरिया कोज करता है ना, स्पोरोजोआ जिसमें प्लाज्मोडियम आता है, ये स्पोरोजोआ का एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम, और वो मलेरिया कोज करता है और वो प्रोटिस्टा में हम पढ़ते हैं। फंजाई नहीं आएगा तो फंजाई वाला यहाँ गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं what happens during G1 फेज ऑफ द सेल साइकिल्स। G1 फेज का बारे में पूछ रखा है। ये सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न का जो है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न नाम के चैप्टर से ये क्वेश्चन ले रखा है और इसके ऑप्शंस मैं बता देती हूँ। जैसे कि हमसे G1 फेज के बारे में पूछा है, G1S G2M, इन्हीं फेज में जो है सेल साइकिल कंप्लीट होता है और हमसे G1 फेज के बारे में पूछ रखा है। तो मैं ऑप्शंस को समझाते हुए चल रही हूँ। पहला है DNA सिंथेसाइज्ड, बिल्कुल गलत। DNA S फेज में सिंथेसाइज होता है, G1 में नहीं होता है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड है द सेल ग्रोज इन साइज एंड प्रिपेयर्स फॉर DNA रेप्लिकेशन। यस, G1 के बाद S फेज होता है, तो G1 में सेल अपने साइज को ग्रो करती है, सेल को साइज बड़ा होता है और ये DNA रेप्लिकेशन के लिए खुद को रेडी करती है, क्योंकि इसके बाद S फेज आने वाला है और S फेज में DNA सिंथेसाइज होता है, ठीक है। फिर थर्ड ऑप्शन है क्रोमोसोम्स अलाइन एट द मेटाफेज प्लेट। जी नहीं, ये क्रोमोसोम मेटाफेज प्लेट में कब अलाइन होते हैं? ये M फेज का एक फेज है जिसको मेटाफेज बोलते हैं, ठीक है। उसमें क्रोमोसोम मेटाफेज प्लेट पर अलाइन होते हैं। जो M फेज है उसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज ये सभी आते हैं। तो M फेज में जो मेटाफेज होता है उसी के अंदर क्रोमोसोम मेटाफेजिक प्लेट पर अलाइन होते हैं और तब जो है सेल साइकिल प्रोसीड होता है। तो और सेल साइकिल का मैंने पूरा ही चैप्टर करवा रखा है इसी यूट्यूब चैनल पे, लगभग 1 साल पहले की वीडियो होगी। अगर आपको वो अच्छे से समझना है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट है सेल्स डिवाइड। सेल तो साइटोकाइनेसिस के दौरान डिवाइड करती है भाई, इस जीवन के दौरान थोड़ी ना करती है, तो इसका सेकंड ऑप्शन आएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर है। और अगर आपको सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न में थोड़ी दिक्कत है तो आप इसी चैनल पे प्लेलिस्ट देख सकते हैं, सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न के नाम से मिल जाएगी और मैंने आपके उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की। आई होप आप वीडियो पसंद करेंगे। नेक्स्ट है
For an object to seen sharply, the image must be formed exactly at the location of। तो भाई आप सभी जानते हैं कि इमेज फॉर्मेशन रेटिना पे होता है, ठीक है। तो इसका आंसर रेटिना होएगा। जैसे मैंने पहले बताया कि सेंसरी ऑर्गन में आई कितना, मतलब कितने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी अभी आई के कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक है। तो फिर से इमेज फॉर्मेशन का आ गया कि भाई रेटिना पे बनती है। कॉर्निया, स्क्लेरा, ऑप्टिक नर्व्स, ये सभी आई के पार्ट हैं, ठीक है। ऑप्टिक नर्व जो नर्व जैसे ब्लाइंड स्पॉट से नर्व निकलती हैं, वो ब्रेन तक सिग्नल लेके जाती हैं, ठीक है। तो ये सभी जो है आई के अंदर आप पढ़ेंगे। सेंसरी ऑर्गन, आई एंड ईयर अच्छे से कर लेना। आई को कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है क्योंकि उससे कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चंस आए हुए हैं। अभी पीजीटी का मैंने जो पेपर सोल्व कराया है उसमें भी आई से क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट है, वॉट इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो भाई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 2 टाइप हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये इनके नाम पता है किस बेसिस पे दिए गए हैं कि किसके पास राइबोसोम प्रेजेंट है और किसके पास नहीं है। जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट है उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है और वो प्रोटीन सिंथेसिस में रोल प्ले करता है। आप सभी जानते हैं जब हम ट्रांसलेशन की प्रोसेस पढ़ते हैं तो उसमें राइबोसोम्स कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक वैसे ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं और वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा। तो पहला ऑप्शन तो वैसे ही चला गया क्योंकि ये रफ एंडोप्लाज्मिक का काम है, ना कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं जो कि उनको स्मूथ अपीयरेंस देता है, इसीलिए उसका नाम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और इसका काम होता है लिपिड सिंथेसिस का, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक का काम है लिपिड सिंथेसिस। फिर है फोटोसिंथेसिस एंड एटीपी सिंथेसिस। इसमें वही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोई रोल प्ले नहीं कर रहा है इन दोनों प्रोसेस में, ठीक है। तो ये ऑप्शंस वैसे ही चले जाएंगे और सेकंड ऑप्शन अपना ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सिलेक्ट द प्राइमरी कंज्यूमर फ्रॉम द फूड चेन, ठीक है। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपको चूज करना है। तो भाई प्राइमरी कंज्यूमर कौन से होते हैं, जैसे कि आपने इकोलॉजी में ट्रॉफिक लेवल्स पढ़े हैं, तो भाई प्राइमरी लेवल पे वो आते हैं जो फूड प्रोड्यूस करते हैं। तो प्राइमरी लेवल पे आते हैं अपने प्रोड्यूसर्स, और उसको जो डायरेक्टली प्राइमरी लेवल पे आते हैं अपने प्रोड्यूसर्स, और प्रोड्यूसर्स यानी प्लांट्स जो सनलाइट से अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं। और जो प्लांट से डायरेक्टली अपना फूड लेते हैं ना, जैसे गोट है, बकरी है जो डायरेक्टली प्लांट पे फीड कर रही है, डियर है प्लांट पे फीड कर रही है, तो ऐसे कंज्यूमर्स को प्राइमरी कंज्यूमर बोला जाता है। और जो प्राइमरी कंज्यूमर पे फीड करता है, जैसे गोट या डियर को क्या खाता है, लायन वगैरह खाते हैं, वुल्फ खाता है, तो वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो हमसे सिर्फ प्राइमरी कंज्यूमर पूछा है, ठीक है। तो जिसमें से पहले देखो, जिसमें हमें प्रोड्यूसर्स दिखे ना वो हटा दो पहले। तो हमें प्रोड्यूसर्स किस में दिख रहे हैं, थर्ड ऑप्शन में फाइटोप्लैंक्टन एक प्रोड्यूसर है, तो ये तो पहले ही हट गया। ग्रास एक प्रोड्यूसर है, ट्रीज प्रोड्यूसर है, तो थर्ड ऑप्शन तो पहले ही हट गया। अगर हमसे प्रोड्यूसर पूछा जाता है तो थर्ड ऑप्शन हम टिक कर देते, लेकिन यहाँ पर हमसे प्राइमरी कंज्यूमर पूछा है तो थर्ड ऑप्शन तो हट गया, ठीक है। फिर आते हैं फोर्थ ऑप्शन, देखो भाई, मैन, लायन और वल्चर। तो मैन तो ओमनीवोर है, वो तो एक से ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल पे प्रेजेंट होता है क्योंकि वो डायरेक्टली प्लांट पे भी फीड कर सकता है, और वो जो है जो ऐसे मतलब ये मीट वगैरह भी खाते हैं ना मैन, तो इसलिए वो अदर ट्रॉफिक लेवल पे भी आ जाता है, कार्निवोर भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। लायन तो भाई कार्निवोर है, ये तो गोट एंड डियर वगैरह पे फीड करता है, तो ये तो सेकेंडरी कंज्यूमर है, तो फोर्थ ऑप्शन भी अपना हट गया, ठीक है। फिर आते हैं सेकेंड ऑप्शन, बर्ड्स, फिशेस एंड वुल्फ। तो भाई वुल्फ के बारे में हमने बताया कि ये जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है, उनको एज ए फूड लेता है, तो सेकंड ऑप्शंस भी हट गया। और बात करें फिशेस की, तो ये भी सेकेंडरी कंज्यूमर है क्योंकि फिशेस जो है वो जू प्लांक्टन पे फीड करती है, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन भी हट गया। तो अब फर्स्ट समझो,
तो फर्स्ट है जू प्लैंकटन। आप सभी जानते हैं कि जो एक्वेटिक इकोसिस्टम हम पढ़ते हैं तो फर्स्ट लेवल पे आते हैं प्रोड्यूसर, और प्रोड्यूसर क्या है, फाइटोप्लैंकटन। ठीक है, फर्स्ट लेवल पे तो फाइटोप्लैंकटन आ गए, उसके बाद वो आएंगे जो फाइटोप्लैंकटन पे फीड करते हैं, तो वो हैं जू प्लैंकटन। ठीक है, जू प्लैंकटन के बाद आएंगे स्मॉल फिशेस जो कि जू प्लैंकटन पे फीड करती हैं, और स्मॉल फिशेस के बाद आएंगे लार्ज फिशेस जो कि स्मॉल फिशेस पे फीड करती हैं। ठीक है, आई होप मैंने ये जो पूरा ट्रॉफिक लेवल है वो समझा दिया है। तो भाई प्राइमरी कंज्यूमर अपने जू प्लैंकटन आएंगे, ग्रास होपर आएगा। ठीक है, क्योंकि ग्रास होपर भी तो डायरेक्टली प्रोड्यूसर पे फीड कर रहे हैं, जैसे ग्रास होपर पत्ते वगैरह खाता है ना, तो वो डायरेक्टली प्लांट पे फीड कर रहा है। ठीक है, काऊ ये भी प्लांट पे ही फीड करती है, तो अपना प्राइमरी कंज्यूमर जू प्लैंकटन, ग्रास होपर एंड काऊ आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ सेडिमेंट्री साइकिल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ सेडिमेंट्री साइकिल। तो भाई साइकिल दो तरह की होती हैं, एक तो गैसियस साइकिल जिसमें कार्बन एंड नाइट्रोजन आते हैं, और एक है सेडिमेंट्री साइकिल जिसमें सल्फर एंड फास्फोरस आते हैं। तो मेन डिफरेंस पता है क्या है, तो जो गैसियस साइकिल है उनका रिजर्वियर एटमॉस्फेयर होता है। ठीक है, और जो ये सेडिमेंट्री साइकिल है उसका रिजर्वियर अर्थ क्रस्ट होता है। ठीक है, तो सल्फर एंड फास्फोरस सेडिमेंट्री साइकिल के एग्जाम्पल हैं, और नाइट्रोजन एंड कार्बन गैसियस साइकिल के एग्जाम्पल है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिकोया द जायंट रेडवुड ट्री वन ऑफ द टालेस्ट ट्री स्पीसीज इज एसोसिएटेड विद। तो भाई सिकोया जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल है। ठीक है, एनसीईआरटी में दिया है, अच्छे से नाम लेके भी बताया है। तो भाई जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल है सिकोया। तो ये भाई मेमोरी बेस्ड ही क्वेश्चन था, और बात है फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन की, तो टेरिडोफाइट या फर्न, टेरिडोफाइट को ही फर्न बोला जाता है। ठीक है, तो ये अब वैसे भी आप थोड़ा सोच लेते कि भाई दोनों ही एक ही बात दे रखी है, तो दोनों ही ऑप्शन नहीं होंगे, यानी फर्न या टेरिडोफाइट दोनों ही दे रखे हैं, तो भाई दोनों ही ऑप्शन नहीं होंगे, तो दो तो ऑप्शन वैसे ही चले जाने थे। फिर है फोर्थ ऑप्शन एंजियोस्पर्म, जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं ना वो उनको एंजियोस्पर्म बोलते हैं, और जहाँ तक बात है सिकोया की तो वो जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, name the method which is based on fact that ovulation and therefore the cycle do not occur during the period of intense lactational following parturition। पार्चुरेशन यानी बेबी की डिलीवरी, तो बेबी की डिलीवरी के बाद मदर बेबी को फीड कर रही होती है, तो उस फीडिंग पीरियड को बोलते हैं लैक्टेशनल पीरियड। ठीक है, बेबी को फीड कर रही है और इंटेंस लैक्टेशन हमें देखने को मिलता है, तो उस दौरान क्या होता है, ओवुलेशन नहीं होता है। ठीक है, तो साइकिल बहुत ही इरेगुलर हो जाती है और ओवुलेशन नहीं होता है, तो इसको एक जो है कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह कुछ लोग यूज़ करते हैं, तो इसी को बोलते हैं लैक्टेशनल अमनोरिया। तो लैक्टेशन यहाँ पे आया था, लैक्टेशन यहाँ पे आया था, तो ऑप्शन देख के वैसे ही आप क्वेश्चन सोल्व कर देते। और जो इसका मीनिंग है कि ओवुलेशन नहीं होता इंटेंस लैक्टेशन टाइम के बेबी होने के बाद, जब मदर फीड कर रही होती तो उस टाइम ओवुलेशन नहीं होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होती है लगभग 6 to 8 मंथ्स के लिए, तो इस पीरियड को हम लैक्टेशनल अमनोरिया बोलते हैं। और ये जो बाकी सभी दे रखे हैं ये सभी ही कॉन्ट्रासेप्शंस के एग्जांपल हैं। पीरियोडिक अब्सिस्टेंस जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10 to 17 डेज के बीच तो टाइम होता है, उसको कपल अवॉइड करते हैं। और कोएटस इंटरप्टस, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, ये सभी ही कॉन्ट्रासेप्शन के एग्जांपल हैं। ठीक है, और इसका जो लैक्टेशन, इंटेंस लैक्टेशन के टाइम जो ओवुलेशन नहीं होता है, इसको लैक्टेशनल अमनोरिया बोला जाता है। ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट है जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला चैप्टर है एनसीईआरटी में, उससे ये क्वेश्चन लिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन द मॉडिफिकेशन, सोर्टिंग एंड पैकेजिंग ऑफ द प्रोटीन्स। तो सभी जानते हैं कि मॉडिफिकेशन, सोर्टिंग एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन आ जाता है ना, तो वो रिलेट हो जाता है गोल्जी अपरेटिस से। जो गोल्जी अपरेटिस को हम ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये प्रोटीन्स का सिक्रीशंस में हेल्प करती हैं।
और बाकी जो ऑप्शंस हैं सेल वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन है, बाकी जो ऑप्शंस हैं उनका मैं आंसर बता देती हूँ, उनको मैं बता देती हूँ उसका क्या क्या काम है। तो भाई राइबोसोम्स का काम है, जैसे कि मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया है राइबोसोम का, जिसमें हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह पढ़ रहे थे। तो भाई राइबोसोम का काम है प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प कर रहे हैं क्योंकि इनके ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं। लाइसोसोम है जो वो डाइजेशन का काम करते हैं क्योंकि इनके अंदर बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो ऐसी ऑर्गनली जिसका कोई यूज़ नहीं है, जिसमें कुछ डिफेक्ट है, तो ऐसी ऑर्गनली को भी डाइजेस्ट कर देते हैं और सेल को इन्फेक्शन से बचाते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मैंने सभी का जो है बता दिया है कि किस ऑर्गनली का क्या फंक्शन है। तो अभी नेक्स्ट देखते हैं। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें बतानी है मैथेन एंड CO2 आर ग्रीन हाउस गैसेस। बिल्कुल सही बात है। मैथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, CFC जिसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोला जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सभी ग्रीन हाउस गैसेस हैं। तो पहला ऑप्शन तो ठीक हो गया और हमें बताना है इनकरेक्ट। सेकंड देखते हैं, डोब्सन यूनिट मेजर नॉइज इन द इन्वायरमेंट। नहीं, डोब्सन यूनिट तो ओजोन का मेजर करती है और नॉइज़ का मेज़र करती है डेसिबल, ठीक है। डेसिबल यूनिट जो है नॉइज़ का मेज़र करती है और डोब्सन यूनिट ओजोन का मेज़र करती है, ठीक है। और फिर है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज एसोसिएटेड विद ओजोन लेयर डिप्लीशन। बिल्कुल सही बात है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन लेयर के डिप्लीशन मतलब के से रिलेटेड है, जिसमें ये कहा गया है कि भाई कैसे हम ऐसे पोल्यूटेंट्स को कम कर सकते हैं जिसकी वजह से ओजोन का जो है डिप्लीशन हो रहा है, ठीक है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन से रिलेटेड है, ठीक है। फोर्थ है यूज ऑफ इंसिनरेटर्स इज क्रूशियल टू डिस्पोजल ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट। इंसिनरेटर जिसमें बहुत हाई टेम्परेचर पे वेस्ट को जलाया जाता है, ठीक है। जैसे हॉस्पिटल वेस्ट में कई ऐसे चीज़ें होती हैं जो कि इन्फेक्शन कोज कर सकती हैं अगर वो खुले में डाल दी जाएं, क्योंकि उसमें जो हॉस्पिटल वेस्ट में नीडल्स वगैरह हैं, पैथोलॉजी वेस्ट भी है, तो उनको इंसिनरेटर्स के द्वारा जलाया जाता है ताकि वो ऐश कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में कन्वर्ट हो सके और वो फर्दर जो है इन्फेक्शन ना कोज कर सके, ठीक है। तो ये चारों ऑप्शंस में से सिर्फ सेकंड वाला इनकरेक्ट था, जिसमें बताया है कि डोप्सन यूनिट नॉइज़ का मेज़र करती है जबकि डोप्सन यूनिट ओजोन लेयर का जो है मेज़र करती है। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपका क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। तो भाई ये शायद फूड एनहांसमेंट में ही टेबल दी है, तो वो टेबल इम्पोर्टेंट है। अगर आप उसका बार बार रिवीजन करते हैं तो ही वो टेबल आपको याद होएगी। एक बार देखने से तो इतनी सारी वैरायटीज़ दे रखी है क्रॉप की कि आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो वो टेबल आप बार बार रिवाइज करो, उससे क्वेश्चंस आते हैं और उसके आगे इम्पोर्टेंट लिख लो, ठीक है। तो हिमगिरी दे रखा है स्ट्राइप रस्ट रेजिस्टेंस। यस, हिमगिरी जो वैरायटी है वो स्ट्राइप रस्ट को रेजिस्ट करती है। पूसा स्वर्णिम ये एफिड रेजिस्टेंस दे रखा है, जबकि ये गलत है। पूसा स्वर्णिम जो है वाइट रस्ट के लिए रेजिस्टेंस है, ठीक है। फिर है पूसा गौरव ये एफिड रेजिस्टेंस, ये बिल्कुल सही बात है। फिर है पूसा कोमल ये बैक्टीरियल ब्लाइट के लिए रेजिस्टेंट है, तो ये भी सही है। सिर्फ इसमें ये सेकंड वाला गलत है जिसमें पूसा स्वर्णिम के आगे एफिड रेजिस्टेंस दे रखा है, जबकि ये वाइट रस्ट के लिए रेजिस्टेंट है, ठीक है। तो ये आप अगर याद करोगे, रिवाइज करोगे तो ही आपको याद होगा। इसमें समझने का कुछ नहीं है, सिर्फ आपको याद करना है, ठीक है। वो याद आपको बार बार रिवीजन से, रिकॉलिंग से ही होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक टेक्सचर ऑफ स्विस चीज़ इज़ ड्यू टू। तो भाई माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर नाम का एक चैप्टर है NCERT में, उसमें स्विस चीज़ का बता रखा है कि प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी नाम से एक बैक्टीरिया दे रखा है जिसको हम स्विस चीज़ बनाने में यूज़ करते हैं, ठीक है। बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। लैक्टोबैसिलस जो कर्ड में होता है, लैक्टिक एसिड बनाने में यूज़ होता है। सैक्रोमाइसिस ये यीस्ट का ही साइंटिफिक नेम है जो कि अल्कोहल, ब्रेड वगैरह बनाने में यूज़ होता है। पेनिसिलियम से एक एंटीबायोटिक है, ठीक है, जो डिजीज़ को ट्रीट करने में काम आती है। तो भाई स्विस चीज़ का जो
स्विस चीज़ बनाने में कौन सा बैक्टीरिया यूज़ होता है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी, ठीक है। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर आप पढ़ेंगे तो आपको ये लाइन बिल्कुल वहीं लिखी दिखेगी और आपको बार बार रिवाइज करनी है एनसीईआरटी। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो भाई ये सिर्फ यही एक क्वेश्चन था जिसमें मुझे डाउट था, बाकी मेरा एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं है, ठीक है। तो भाई मेटाबॉलिज्म सभी ऑर्गेनिज्म में होता है, जैसे एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म इसके टाइप है, जिसमें कुछ चीज़ प्रोडक्ट्स बनता है और टूटता है, ऐसे टूटने और बनने की जो रिएक्शंस अपनी बॉडी में चलती रहती हैं उसी को मेटाबॉलिज्म बोला जाता है। ग्रोथ भी सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलती है। फिर है रिप्रोडक्शन। तो भाई मेरे को रिप्रोडक्शन देखते ही मैंने आगे पढ़ा ही नहीं कि फोटोसिंथेसिस भी है, तो मेरे ध्यान में यही आया कि रिप्रोडक्शन जैसे कोई स्टेराइल कपल होते हैं ना जो कंसीव नहीं कर पाते हैं, तो जो फीमेल कंसीव नहीं कर पाती वो क्या लिविंग बीइंग नहीं है, वो भी तो लिविंग है ना। तो इसलिए मैंने रिप्रोडक्शन पे जो है क्लिक कर दिया और सिर्फ इसी में मेरे को डाउट था। इसका आंसर, ऑफिशियल आंसर इसका 4th दे रखा है, फोटोसिंथेसिस। जैसे हम जानते हैं कि मोस्ट अप्रोप्रिएट पूछे तो ये वही इसका फोटोसिंथेसिस ही आना चाहिए, ठीक है। वैसे तो रिप्रोडक्शन भी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन जो मोस्ट अप्रोप्रिएट अगर यहाँ से चूज़ करना पड़े ना तो फोटोसिंथेसिस आएगा। तो क्योंकि जैसे फोटोसिंथेसिस तो प्लांट्स करते हैं, ठीक है, प्लांट भी लिविंग है मान लिया, लेकिन जैसे ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग कहाँ फोटोसिंथेसिस करते हैं, कहाँ सारे लिविंग बीइंग्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, कई सारे ऐसे बैक्टीरिया वगैरह हैं और भी फंजाई वगैरह और भी कई स्पीशीज़ हैं जो फोटोसिंथेसिस नहीं करती है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट हमें चूज़ करना होता है, वो 4th आएगा। मैं 4th ऑप्शन तक पहुंची ही नहीं, ज़्यादा एक्साइटमेंट में क्वेश्चन गलत होता है और मैंने रिप्रोडक्शन कर दिया। सिर्फ एक यही क्वेश्चन मेरा जो है डाउट में चला गया, अदरवाइज मेरे सभी क्वेश्चंस मेरे सही हैं। आपने अभी देखा भी होगा, मैंने अपने ही जो है क्वेश्चन पेपर से ये सोल्व कराया है। और मैं हमेशा बोलती हूँ, मैं कभी भी ऐसे नहीं करती कि उन्होंने ये क्वेश्चन पेपर सोल्व कराया तो मैं भी करवा दूँ। जो मैं खुद सोल्व करती हूँ पहले क्वेश्चन पेपर को, फिर मुझे जब ठीक लगता है कि मैं ये सोल्व करा सकती हूँ, हाँ मुझे ये कॉन्सेप्ट्स आते हैं, तभी मैं आपके सामने वीडियोस लेके आती हूँ। तो अगर आपको अपने कॉन्सेप्ट पे काम करना है तो भाई मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मैं टीजीटी एंड पीजीटी दोनों के लिए प्रिपेयर करा रही हूँ और आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है ये सीरीज़। तो आप इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। तो भाई कंक्लूज़न देख लेते, तो टोटल क्वेश्चन 60 आते हैं अपने एस्टेट टीजीटी साइंस में। उनमें से बायोलॉजी के 20 क्वेश्चन थे, इस पेपर में 20 क्वेश्चन आए हैं। 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है अदर एग्जाम्स में, अदरवाइज 20 का ही जो है हम लेके चलते हैं। बाकी जो 40 नंबर बची है उसमें फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आता है, आप सब जानते हैं। और सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी से हैं, सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी से है। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनकी लिस्ट में लेके आऊँगी और अपनी एनसीईआरटी को मत छोड़ना भाई, ठीक है। तो भाई आप चैनल सब्सक्राइब कर लेना और पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से ले लेना, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगी। और थैंक यू सो मच फॉर